Good morning, commerce classes, 11th, accountancy. Every person, every man use case book, every transaction he recorded in the diary, books. It is necessary for every person who should use every transaction in his diary as cash transaction, opening balance, that he will spend on any कोई भी मतलब किसी मद के अंदर कोई खर्च एनी आइटम ही परचेज सेल्स या यूज एनी item, he should enter his transaction in his cash book, and at the end of the day he should see his balance of cash. प्रत्येक व्यक्ति को अपना कैश ट्रांजैक्शन मेंटेन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि दिन भर में आपके पास कितना पैसा आया है, कितना गया है, प्रारंभ में कितना था, अंत में कितना है, और शाम को जब आप सोते हैं उस समय उसका बैलेंस का मिलान कर लीजिए। दिन भर की घटनाक्रम में कहीं कोई भूल तो नहीं गए हैं। वैसे हर आइटम को हमेशा ट्रांजैक्शन करते समय एंटर करने की जरूरत नहीं है। जब भी शाम को टाइम मिले देख लीजिए कि आज दिन भर में अपन ने कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च किया है, क्या क्या स्पेंड किया है, इसको नोट कर लेवे। क्या क्या रिसिप्ट हुई है उसको नोट कर लेवे और शाम को उसका बैलेंस निकाल ले। तो एवरी पर्सन वांट टू मेंटेन अकाउंट्स। अकाउंट्स का उद्भव जो हुआ है बहुत वर्षों पहले, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन मानव सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ है, तब से अकाउंट्स का भी डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, आज के रूप में जो अपन देख रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, इससे नहीं हो पाता, लेकिन उस समय भी एवरी पर्सन मेंटेन हिज अकाउंट्स इन अदर वे। जैसे अपने कोई पार्ट एक पट्टी होती थी उसके ऊपर नोट कर लेता था, कोई भी जमीन के ऊपर लिख करके उनको देखता था। एवरी ट्रांजैक्शन को वह किसी न किसी रूप में लिखता था। आज के हजारों वर्षों पहले, ईसा के 4000 वर्षों पहले अकाउंट्स का उद्भव हो चुका था। अपने हिंदुस्तान के अंदर कहा जाता है आज के 2300 साल पूर्व कौटिल्य का अर्थशास्त्र नामक एक किताब लिखी थी उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उस समय भी अकाउंट्स का उद्भव हो चुका था, ठीक। लेकिन मैंने बताया था अलग अलग काल में, यहाँ तक कि सतयुग के अंदर, त्रेता युग में, द्वापर में इसका उपयोग होता रहा है। धीरे धीरे इसके अंदर निखार आता गया है। अब डबल एंट्री सिस्टम आजकल गांव में महाजनी सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, महाजन लोग अपना हिसाब किताब बहियों में लिखा करते हैं। बहियां आपने शायद देखी होगी, सलबटे होती है, एक फोल्ड होता है, धागा लगा रहता है, उसके बाद देते हैं ताकि आपका लिखा हुआ रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, कीड़े मकोड़ों से या अन्य मिट्टी वगैरह से सुरक्षित रहता है। तो प्राचीन काल से हमारे देश के अंदर महाजनी बही का महाजनी सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग चला करता था। और आज डबल एंट्री सिस्टम, जिसका प्रचार प्रसार बहुत पहले इटली से हुआ माना जाता है, बेबीलोनिया की सभ्यता से भी इसका विकास माना जाता है। देखिए इधर आइए आप, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस वी शुड एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
यानी लेखा पुस्तकों के अंदर बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को हमें लिखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपने घरेलू हिसाब किताब को भी अपनी यानी जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है उसको आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, ताकि आपको दिन भर में होने वाले या कितना बैलेंस बचा है पता लग जाता है। इससे किसी प्रकार की गलती और गबन नहीं होता है। इसलिए एवरी पर्सन शुड यूज हिज अकाउंट्स इन द बुक्स। डायरी हो सकती है, केस बुक हो सकती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना सकता है। अब आता है मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग, इसका जैसे मीनिंग होता है बुक कीपिंग यानी पुस्तकें रखना। पुस्तकों को रखने का मतलब क्या होता है? किसी अलमारी के अंदर रखना, कि ताक में पुस्तकें रखते हैं, वो बात नहीं है। इसका मतलब होता है बुक कीपिंग रेफर टू रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी व्यापारिक लेन देनों। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है मुद्रा या मुद्रा के बदले में जो भी अपन लेन देन करते हैं उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन, व्यवहार। जैसे पैसा देकर के आप कोई वस्तु खरीदते हैं, पैसा लेकर के कोई वस्तु बेचते हैं, किसी को वेतन का भुगतान किया है, किराए का भुगतान किया है, ब्याज प्राप्त किया है, दीज आर कॉल्ड ट्रांजैक्शन। यानी क्रय प्रतिफल के बदले में, क्रय प्रतिफल के बदले में जो भी लेन देन किया जाता है उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। लेकिन अपन यहाँ पढ़ रहे हैं बुक कीपिंग का मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यापार में होने वाले लेन देनों को। इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी लेखा पुस्तकों के अंदर व्यापार में होने वाले सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। लेकिन एक बात, किस प्रकार के ट्रांजैक्शन आगे लिखा इसके अंदर कि भाई बीके यानी बुक कीपिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ अकाउंट्स, दिस वी इंक्लूड ऑल दोज ट्रांजैक्शन व्हिच आर रिलेटेड टू ट्रेड, यानी व्यापार से संबंधित आइटम होने चाहिए, व्यापार से संबंधित मदे होनी चाहिए। कैन बी मेजरेबल, जिनका मापन किसमें हो सकता है? इन मनी वैल्यू, मुद्रा में जिसका मूल्यांकन होता है उसी का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं होता है उसका लेखा बही खाता में नहीं किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को आपने धन्यवाद दे दिया, धन्यवाद की कोई वैल्यू का पता नहीं है कि भाई 10 रुपए का, 50 रुपए का, 1000 रुपए का धन्यवाद है, उसका लेखा बही खाता में नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार आप कई सेवाएं कर देते हैं, उसका भी लेखा बही खाता में नहीं किया जाएगा। निःशुल्क कोई पुस्तकें वितरित करते हैं, उसका लेखा बही खाता में नहीं किया जाएगा। देखिए आप आगे, इसका मतलब यह है कि केवल बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और जिसका मुद्रा में मापन किया जाता है उनका ही लेखा बही खाता में किया जाता है। तो बुक कीपिंग का मीन्स हो गया है मनी से संबंधित आइटम जिसका मुद्रा में मूल्यांकन होता है उनको अपनी अकाउंट्स में एंटर करना ही क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। अब इसकी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, आप उनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, आप ध्यान में आ जाएगा। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट मीन्स कला, यानी एक प्रकार से कला है। कला का मतलब होता है किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग, किसी भी कार्य को किस ढंग से किया जाए अच्छे से अच्छे तरीके से, दैट कॉल्ड आर्ट। जैसे चित्रकला है, नृत्य कला है। तो ये कलाएं जो है अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग होती है, अपनी कला का प्रदर्शन वो अच्छे ढंग से करना चाहता है। तो बुक कीपिंग इज आल्सो एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकों के अंदर इनको लिखने की एक कला है। इस ढंग से लिखा जाता है कि एवरी पर्सन उनका कोई भी रिजल्ट, कोई परिणाम ढंग से निकाल सकता, देख सकता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, यानी अकाउंटिंग एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। कला का अर्थ देखा था कि किसी भी कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग,
सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अकाउंट्स में भी उसी प्रकार से कार्य किया जाता है। साइंस भी माना इसको, विज्ञान भी माना है। विज्ञान का मतलब है कि इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उन नियमों और सिद्धांतों के अनुसार लेखा किया जाता है। तो यहाँ भी बही खाता के कुछ नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे, नियम हैं, रूल्स हैं, अभी पढ़ेंगे अपना आगे। व्यापारिक खाते 3 प्रकार के पढ़ेंगे, पर्सनल अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। 3 प्रकार के खाते अपन विचार करेंगे अपन ये, और उनके रूल्स, तीनों के रूल्स अलग अलग हैं। ये आगे अपन जब जर्नल पढ़ेंगे तब उसके बारे में विचार करेंगे। तो ये लिखा गया भाई, अकाउंटिंग एज आर्ट एंड साइंस, ये कला भी है और विज्ञान भी है। अब इसके बाद में खास बातें विचार करेंगे। वैसे अकाउंट्स का उपयोग करने वाले इंटरनल भी होते हैं व्यक्ति, और आउटसाइडर्स वो भी होते हैं, एक्सटर्नल पर्सनल व्यक्ति भी होते हैं जो इनका उपयोग करते हैं। अकाउंट्स का उपयोग करने के लिए मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, कर्मचारी, वो भी इनका उपयोग करते हैं। बाहर के व्यक्ति जो होते हैं, कस्टमर होते हैं, बैंक होते हैं जो फाइनेंस करते हैं, या इन्वेस्टर जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसी प्रकार गवर्नमेंट भी इसका उपयोग करती है। गवर्नमेंट को इसे सेल टैक्स की है, इनकम टैक्स की है, इनकम होती है, तो वो भी इनका उपयोग करती है। तो एक्सटर्नल पर्सन और इंटरनल पर्सन इन अकाउंट्स का उपयोग किया करते हैं। अब कुछ बातें इसकी आती है, खास बातों को विचार किया जाएगा। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्दों का आपको शाब्दिक अर्थ ध्यान में आना चाहिए। ये तो अपन उपयोग करेंगे, देखा करेंगे जर्नल में, तब ध्यान आएगा। गुड्स, गुड्स का मतलब यहाँ पर दिया गया है माल। माल का मतलब क्या होता है, यानी व्यापार के अंदर किसी भी वस्तु को अपन खरीदते हैं, लेकिन खरीदने के उद्देश्य उसको वापस लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है। वी सेल दैट गुड्स, वी सेल दैट गुड्स। यानी कहने का मेरा मतलब है कि किसी भी वस्तु को अपन लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदते और बेचते हैं, उसको अपन कहते हैं गुड्स। यदि कोई अपने संपत्ति खरीदी है, वो गुड्स नहीं कहलाएगा, तो उसका उपयोग व्यापार के लिए हो रहा है, नॉट फॉर सेल। हाँ, फिर अपन किसी कारण से कुछ समय बाद किसी असेट को बेच देते हैं, तो वो गुड्स नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट था, उसका जो उद्देश्य था, वो बेचने का नहीं था। उसी कारण किसी कारण से बेच देते, और उद्देश्य होता लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचना। व्यापार के अंदर जैसे फर्नीचर का व्यापारी है, he purchased furniture, that called goods, that called goods, goods कहलाएगा। इसी प्रकार कोई अपने घर के अंदर व्यापार के अंदर कोई फर्नीचर खरीदते हैं, अपने बिजनेस में उपयोग के लिए टेबल कुर्सी खरीदी है, तो that will be called assets, वो assets कहलाएगी, गुड्स नहीं कहलाएगा। तो उसका उपयोग बेचने के लिए ही है, व्यापार में उपयोग के लिए है, सहायता के लिए है, इस वजह से। तो गुड्स का मतलब होता है कोई भी वस्तु जिसको वापस बेच करके अपन लाभ कमाना चाहते हैं, वो गुड्स कहलाता है। उसके बाद में आता परचेज। परचेज का शाब्दिक अर्थ है क्रय, खरीदना, लेकिन बुककीपिंग के अंदर खरीदने का जो अर्थ है, देखो माल खरीदने से मतलब है जो भी वस्तु खरीदते, संपत्ति खरीद, लेकिन माल खरीदने पर परचेज अकाउंट को ही अपन डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को ही नामे किया जाएगा। परचेज अकाउंट कुछ कब होगा, माल खरीदने पर। और माल का मतलब भी बताया था, किसी भी वस्तु को वापस बेचने के लिए खरीदते हैं, उसको अपन कहते हैं गुड्स। और गुड्स खरीदने पर कौन सा खाता प्रभावित होगा, परचेज अकाउंट कहलाएगा। एक होता सेल्स, उस वस्तु को अपन ने बेचा है, तो बेचने पर माल को जब बेचते हैं उस समय कौन सा खाता खोला जाएगा, सेल्स अकाउंट विल बी इफेक्टेड, सेल्स अकाउंट प्रभावित होगा। परचेज रिटर्न, अपने माल खरीदा है, किसी भी कारण से अधिक मूल्य लगा दिया गया है,
समय पर माल प्राप्त नहीं हुआ है, माल रास्ते में खराब हो गया है, तो इसी कारण से माल को वापस रिटर्न कर देते हैं, तो उसके लिए कौन सा खाता प्रभावित होगा? परचेज रिटर्न प्रभावित होगा। उसी प्रकार अपन किसी को माल बेचते हैं, माल नमूने के अनुसार नहीं है, अधिक कीमत चार्ज कर ली है या समय पर माल नहीं पूछा है, तो वह व्यक्ति जिसको अपने माल बेचा है वह माल को वापस रिटर्न कर सकता है। उस स्थिति के अंदर कौन सा खाता प्रभावित होगा? सेल्स रिटर्न प्रभावित होगा। कैपिटल, कैपिटल का मतलब है दोस्तों, कोई भी बिजनेसमैन, ओनर, प्रोपराइटर बिजनेस में जो भी धन लगाता है, रुपए लगाता है, संपत्ति लगाता है, माल लगाता है, वो कैपिटल कहलाती है। व्यापार में व्यापारी के द्वारा जो भी धन, संपत्ति और माल लगाया जाता है वह कैपिटल कहलाती है। कैपिटल का मतलब होता है दोस्तों, व्यापारी द्वारा व्यापार में लगाए गए धन को अपन कैपिटल कहते हैं। एक बात है, कोई भी बिजनेसमैन, प्रोपराइटर बिजनेस में अपने नाम से कोई अकाउंट नहीं खोलता है, बिजनेस में अपने नाम से कोई खाता नहीं खोलता है, बल्कि व्यापार में जो भी धन या संपत्ति लगाता है उसके लिए वह कैपिटल अकाउंट खोलता है। तो कैपिटल अकाउंट भी उस प्रोपराइटर का, उस ओनर का, उस स्वामी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अतः कैपिटल अकाउंट भी कौन सा अकाउंट कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। किसका पर्सनल अकाउंट? व्यापारी का व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स। व्यापारी व्यापार से समय समय पर गुड्स का विड्रॉ करता है, कैश का विड्रॉ करता है अपने निजी उपयोग के लिए। तो साधारणतया जब माल व्यापार से निकालता है तो उस पर लाभ नहीं लिया जाता है। यदि लाभ लेते तो सेल हो गई हो, लाभ नहीं दिया जाता है, बल्कि जिस भाव से, जिस वैल्यू से बिजनेस में परचेज किया है उसी वैल्यू से वो वापस उसको विड्रॉ करता है। तो व्यापारी द्वारा व्यापार से कोई भी रुपया या माल निकाला जाता है उसके लिए बैंक अकाउंट खोला जाता है, और बैंक अकाउंट भी व्यापारी का पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है। हालांकि आगे पढ़ेंगे अपन व्यक्तिगत खाते किसे कहते हैं, रियल अकाउंट क्या है, तो वहां ये बात क्लियर होगी। केवल यहाँ तो मैं इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। ड्राइंग्स में आहरण, व्यापार से निकाला गया रुपया या माल, उसको कहते हैं आहरण। एक आता है एसेट्स। व्यापार में कोई भी वस्तु जो बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती है बल्कि बिजनेस के अंदर सहायता के लिए खरीदी जाती है, उसको अपन कहते हैं एसेट्स। व्यापार के अंदर जैसे अपन अलमीरा खरीदते हैं, केस बॉक्स खरीदते हैं, टेबल कुर्सी खरीदते हैं, पंखे खरीदते हैं, दीज आर कॉल्ड एसेट्स। ये संपत्तियां कहलाती है। इनको बेचने का उद्देश्य नहीं होता है, लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। सो दीज आइटम विल बी एसेट्स। अब एसेट्स कई प्रकार की होती है, टाइप ऑफ एसेट्स। एक होती है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स का मतलब ये नहीं है कि भाई एक जगह स्थायी हो गई है, वो नहीं है। फिक्स का मतलब होता है जिनका उपयोग दीर्घ काल तक किया जाता रहेगा, उनको कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। जिनका उपयोग दीर्घ काल तक किया जाता रहेगा उनको अपन कहते हैं, जिनको बेचने का उद्देश्य नहीं होता है उनको अपन कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। बिल्डिंग, मशीन, अब मशीनों को आपको सब यहाँ से वहां ले जा सकते हैं, लेकिन ले जाने का उद्देश्य नहीं, मैंने कहा उसका उपयोग दीर्घ काल तक, लॉन्ग पीरियड तक उसका उपयोग करते रहेंगे, वो कहलाती है फिक्स्ड एसेट। फर्नीचर, ये सारे की सारे आइटम क्या कहलाते हैं? फिक्स्ड एसेट कहलाते हैं। एक होता है इसमें करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब चालू संपत्तियां, जो जैसे उदाहरण के लिए माल करंट एसेट्स आता है, केस ये भी करंट एसेट्स आता है। तो ये जो संपत्तियां हैं जिनमें परिवर्तन होता रहता है वो अपन कहलाती करंट एसेट्स। बीआरबी पे आगे पढ़ेंगे सारी बातें। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल का मतलब जिसको अपन देख सकते हैं, दृश्य संपत्तियां जिनको देख सकते हैं वो कहलाती टेंजिबल एसेट। बिल्डिंग है, मशीन है,
फर्नीचर हैं, केस हैं, दी एसेट्स कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। तो अब आपके दिमाग में सब इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, जिनको आंखों से अपन देख नहीं सकते दोस्तों, फिर भी वो क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, सर ऐसी संपत्ति है जिसको अपन देख नहीं सकते, एसेट्स कैसे है? गुडविल, ख्याति, प्रतिष्ठा, नाम, इज्जत, ये भी एक प्रकार की एसेट्स है। तो एसेट्स से व्यक्ति व्यापार करता है, व्यापार में सहायता के लिए खरीदता है, लेकिन बहुत सी बार पिताजी की प्रतिष्ठा का लाभ उसके पुत्र को प्राप्त होता है। भीलवाड़ा में आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी दुकानें हैं जिनकी प्रतिष्ठा है, बहुत वर्षों से जमी आ रही है, वहां किसी प्रकार की बार्गेनिंग नहीं होती है, मोल भाव नहीं होता है, फिक्स रेट होती है, तो उसकी प्रतिष्ठा होती है, उनकी क्वालिटी बढ़िया होती है। मूल्य एक होता है, छोटा बच्चा जावे चाहे बड़ा बच्चा जावे, समान रेट ली जाती है, वहां पर किसी प्रकार का तोल में, मोल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उनकी एक प्रतिष्ठा होती है, इज्जत होती है, वो नाम से चीज बिकती है। तो इनमें इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आती है तो गुडविल होती है, एक इसमें कॉपीराइट, प्रतिलिपि संबंधी अधिकार, किताबें लिखते हैं बहुत से व्यक्ति, उनको एकाधिकार प्राप्त होता है। बहुत सी संपत्तियों को आपने अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से, अपनी सृजनात्मक शक्ति से आपने उसका डेवलपमेंट किया है, तो आप गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उसका पेटेंट करवा लेते हैं। तो पेटेंट भी एक प्रकार से इंटेंजिबल एसेट्स है। इनका लाभ भी, जैसे उदाहरण के लिए अपने हिंदुस्तान के अंदर कई चीजें, हमारे पुराने आयुर्वेद के अंदर हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने उनको तैयार किया है, दवाइयाँ वगैरह, हल्दी का उपयोग वगैरह, नीम की बनी हुई चीजों का उपयोग किया है। तो ये इनका यदि अपन पेटेंट करवा लेते हैं, गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो इनसे जो भी लाभ होता है उसको मिलता है। तो ये पेटेंट भी एक प्रकार से एसेट्स कहलाती है। एक आती फिक्टिशियस एसेट्स, कृत्रिम संपत्ति, यानी संपत्ति होती नहीं है लेकिन उनको अपने को कुछ समय तक संपत्तियां मानना पड़ता है। जैसे पढ़ेंगे आगे इस बारे में, बड़ी मात्रा में अपने खर्च कर देते हैं। विज्ञापन के बारे में अपन ने एक साथ 10 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। अब इस विज्ञापन का 10 लाख के खर्चे को यदि अपन इस साल का ही एक्सपेंसेस मान लें तो इस साल का लाभ तो कम हो जाए, जबकि इस एडवर्टाइजमेंट का लाभ अपने को आने वाले 10 वर्षों तक मिलेगा। तो इस खर्चे को भी अपने को कितने सालों में बांटना चाहिए? 10 वर्षों में बांट देना चाहिए। तो 10 लाख रुपए खर्च किए एडवर्टाइजमेंट पर, इस साल का खर्चा 1 लाख। अब 9,000 रुपए अपने लिए क्या हो गया? प्रीपेड, पूर्व दत्त, पहले दे दिया, अगले साल का खर्चा था अभी दे दिया। तो ये इस साल 1 लाख रुपए खर्चा माना जाएगा और 9 लाख रुपए अपने लिए क्या कहलाएगा? एज ए एसेट्स, जो उनका लाभ आगे आने वाले वर्षों में प्राप्त होगा। तो इसको कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। 9 लाख की संपत्ति कहलाएगी। अगले वर्ष वापस लाभ आने खाते में ट्रांसफर कर देंगे, खर्चा 1 लाख, फिर बचेगा 8 लाख। तो वो हमारे लिए क्या मानी जाएगी? फिक्टिशियस एसेट, कृत्रिम संपत्ति मानी जाती है। तो एक सामान्य बातें अपने ध्यान में पड़ी है ये कि भाई ये बातें अपने को अकाउंट में काम आएगी। और यहाँ आगे पढ़ेंगे अपन, कई इस प्रकार के मेथड्स हैं जिनके द्वारा बही खाता में हिसाब किताब किया जाता है। एक बात और है, जहाँ बुककीपिंग का काम खत्म होता है वहां पर अकाउंट का काम शुरू हो जाता है। तो बुककीपिंग कहलाती है ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेखा शास्त्र की प्रारंभिक पुस्तकें कहलाती अकाउंट्स। सबसे पहले जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है वे एंटर इन द बुक्स ऑल ट्रांजेक्शंस, हम पुस्तकों में लिखते हैं। उसके बाद में उनका लेजर पोस्टिंग होता है, लेजर खातों का बैलेंस निकाला जाता है और उसके बाद में अपन तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस, तल पर तैयार करते हैं भाई अपन ने जो पोस्टिंग की है वो गलत तो नहीं हो गई है। इसके बाद में अपन फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट चिट्ठा तैयार करते हैं, जिनसे परिणाम निकाले जाते हैं।
लाभन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इनसे अपने को व्यापार में कितना लाभ कितना हानि हुई है, क्या व्यापार की क्या आर्थिक स्थिति है, इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो यह नेक्स्ट वाले अपन टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तब तक एक बार आप इनके बारे में देखिए। आप इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का जन्म कब से हुआ है, कब से इसका उपयोग होने लगा है, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग क्या होती है, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन को इसमें एंटर करना ही बुक कीपिंग कहलाती है।